हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। मैं निहारिका आप सब लोगों का फिर से एक बार स्वागत करती हूँ आपके अपने उदय बैच में। और मैं उम्मीद करती हूँ बच्चों आप लोगों को सारी चीजें अच्छे से क्लियर होगी। हम लोग अपनी पिछली क्लास में एक चैप्टर जिसका नाम है द फन दे हैड को कर चुके हैं और आज यहाँ पर बच्चों हम लोग वापस से आए हैं हमारे एक दूसरे पोएम को करने के लिए। हमारी दूसरी क्लास बच्चों एक पोएम के ऊपर होने वाली है। जी हाँ, एक कविता के ऊपर होने वाली है जिस कविता का नाम है द रोड नॉट टेकन। वो रास्ता जो बच्चों हमने छोड़ दिया, वो रास्ता जो हम लोगों ने नहीं लिया। हमारे आज के क्लास में बच्चों हम इस पोएम को कवर करेंगे, इनके पोएट के बारे में जानेंगे और जानेंगे कि क्या चॉइस रही इन पोएट के लिए कि कौन सा रास्ता ये अपनी जिंदगी में आगे चूज करने वाले हैं, कैसे ये उस रास्ते को फॉलो करते हैं, क्या क्या परेशानियों का सामना उन्हें इस रास्ते में करना पड़ता है और वो इन परेशानियों का सामना करके कैसे विजय पाकर इन सब से बाहर आते हैं। तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं हमारे आज की क्लास जिसमें हम लोग सीखने वाले हैं द रोड नॉट टेकन, जो पोएम लिखी गई है बच्चों बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। अब क्योंकि बच्चों आप लोग हैं हमारे पास हिंदी मीडियम वाले बच्चे, तो आप लोगों को साथ बच्चों एक प्रॉब्लम जो मैं मान सकती हूँ कि आप लोगों को थोड़ी बहुत फेस करने को मिल सकती है, वो ये है कि मैम बाकी सब्जेक्ट तो हमसे हो जाते हैं लेकिन अंग्रेजी ही एक अकेला ऐसा सब्जेक्ट है जो हमें समझ में नहीं आता है, जो हम लोग कर नहीं पाते हैं। तो बच्चों बिल्कुल भी आप इस चीज़ की टेंशन मत लीजिए कि आप लोग इंग्लिश को कैसे करेंगे। आप लोगों की इंग्लिश को अच्छा करने के लिए मैं आप लोगों के साथ हूँ और आप लोगों को जो भी मुझसे हेल्प चाहिए आप लोग मुझे बता सकते हैं। कमेंट बॉक्स आप लोगों के सामने है। आप लोगों को जो भी डाउट आते हैं आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। लास्ट क्लास का कमेंट बॉक्स बच्चों मैंने देखा था, उसमें कुछ कुल 100 बच्चों के रिप्लाईज हैं जिनमें से कम 50 से 55 रिप्लाईज बच्चों ऐसे थे जिनमें आप लोगों ने क्वेश्चंस का आंसर किया है। तो बहुत बढ़िया बच्चों, वेरी वेल डन जिन भी बच्चों ने उन क्वेश्चन का आंसर दिया है, बिकॉज ऐसे मुझे भी पता लगता है कि आप लोग पढ़ रहे हैं, आप लोगों को समझ में आ रहा है और आप लोगों को पढ़ने में मजा भी आ रहा होगा। तो बच्चों हम अपनी पोएम जो है जिसका नाम है द रोड नॉट टेकन आज शुरू करने वाले हैं। हम लोगों का मेथड बच्चों वही रहेगा जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया। हम लोग मिक्स ऑफ इंग्लिश एंड हिंदी पढ़ने वाले हैं। हम लोग कैसे पढ़ने वाले हैं, हम लोग मिक्स ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश पढ़ने वाले हैं। मैं अंग्रेजी और हिंदी दोनों को साथ में क्यों लेकर आई हूं हमारी इंग्लिश की क्लास में, तो बच्चों उसके पीछे बस एक सिंपल सा रीजन है और वो रीजन ये है कि पढ़ाते हुए मैं नहीं चाहती कोई भी चीज ऐसी रह जाए जो आप लोगों को समझ में ना आए, क्योंकि मैं मानती हूं कि इंग्लिश आप लोगों के लिए थोड़ा बहुत टफ सब्जेक्ट रहता है। तो उस टफ को ईजी कैसे बनाना है वो हिंदी के थ्रू आप लोगों को हेल्प मिल जाएगी। तो आइए बच्चों, हम हैं हमारे कल के, हम अपने आने वाले सूर्योदय के बच्चे हैं, तो क्यों ना हम इस उदय के साथ अपने नाम को और अपने पेरेंट्स के नाम को भी रोशन करें और स्टार्ट करें हमारे आज की क्लास जिसमें बच्चों हम लोग करने वाले हैं द रोड नॉट टेकन। तो ये रोड नॉट टेकन में बच्चों हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, तो रोड नॉट टेकन पोएम को हम लोग करेंगे, इसके पोएम के मीनिंग को बच्चों हम लोग समझेंगे, इस पोएम के पीछे जो इसका अर्थ छुपा है इसके अर्थ को हम लोग समझेंगे, इसके कुछ वर्ड्स जो आप लोगों को मुश्किल लगते हैं, जो आप लोगों को बच्चों मुश्किल लगते हैं, उनको भी मैं आप लोगों को आसान वर्ड्स को देकर आसान कर दूंगी और कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस इस चैप्टर के इस पोएम के, ताकि आप लोगों को ये पोएम और डिटेल में अच्छे से समझ में आ जाए। तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं हमारे आज की क्लास जिसमें हम लोग एक पोएम करने वाले हैं और जिसका नाम है बच्चों द रोड नॉट टेकन, यानी वो रास्ता जो हमने नहीं लिया या वो रास्ता जो हमने छोड़ दिया। तो बच्चों इस पोएम का नाम जैसे कि आप लोग जानते हैं वो है द रोड नॉट टेकन। पहले इसके एक एक वर्ड को समझ लेते हैं। तो बच्चों ये पोएम लिखी गई है एक पोएट के द्वारा, एक कवि के द्वारा बच्चे, जिसका नाम है हमारे पास रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ये पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक ऐसे पोएट है जो नेचर के लिए लिखते हैं, ठीक है, जो नेचर के ऊपर लिखते हैं, जो प्रकृति के ऊपर लिखते हैं, ठीक है। इनकी जो पोएम्स होती हैं बच्चों, इनकी जो रचनाएं होती हैं वो प्राकृतिक रचनाएं होती है। इनकी जो रचना होती है यानी जो भी चीजें ये लिखते हैं बच्चों वो प्रकृति के ऊपर लिखते हैं, नेचर के ऊपर इनकी पोएम्स ज्यादातर हमारे सामने आती हैं। तो यहाँ पर बच्चों इस रोड नॉट टेकन के अंदर वो बात करते हैं अपनी जिंदगी के एक ऐसे सिनारियो की, अपनी जिंदगी के एक ऐसे समय की जब उनके सामने बच्चों 2 रोड्स थी। उनके सामने क्या थी, उनके सामने 2 रोड्स थी या जिंदगी में जाने वाली 2 अलग अलग
चॉइसेस थी। अब क्या थी बच्चों, उनके पास दो चॉइसेस थी, उनके पास दो विकल्प थे जिंदगी में किसी एक को चूज करने के लिए। और ये बच्चों शायद उनकी जिंदगी का कुछ बहुत ही बड़ा डिसीजन रहा होगा जो वो यहाँ पर लेने वाले हैं। वो कोई बहुत ही बड़ा डिसीजन लेने वाले थे अपनी जिंदगी का। दो चॉइसेस थी उनके आगे कि वो एक चीज को देखेंगे या दूसरी चीज को, और इन्हीं चॉइसेस को चूज करके उनकी जिंदगी में बदलाव आने वाला है। अब इस बात को बच्चों हम लोग कुछ ऐसे समझेंगे कि आप लोग जब अपनी क्लास 11th में जाएंगे, यानी जब आप अपनी क्लास 10th से 11th में जाएंगे, तो आपको अपनी जिंदगी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण डिसीजन, एक बहुत ही महत्वपूर्ण चॉइस, एक बहुत ही महत्वपूर्ण वो लेना है, क्या कहते हैं आपके लिए, फैसला। एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला बच्चों आप लोगों को अपनी जिंदगी का लेना है। और वो महत्वपूर्ण फैसला क्या है? वो महत्वपूर्ण फैसला होगा बच्चों आप लोगों की स्ट्रीम। आप लोग साइंस लेंगे, कॉमर्स लेंगे, ह्यूमैनिटीज लेंगे? मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आप लोग कौन सी स्ट्रीम लेने वाले हैं, आप लोग कौन सी स्ट्रीम लेंगे। तो यानी रॉबर्ट फ्रॉस्ट के सामने दो चॉइसेस आएंगी, दो विकल्प आएंगे, जिनमें से उन्हें किसी एक को चुनना होगा, और वही विकल्प उनकी पूरी जिंदगी को बदल के रख देगा। वैसे ही हमारे लाइफ का बच्चे एक डिसीजन 10th से 11th में जाने का जो डिसीजन होगा, जिसमें हम एक स्ट्रीम को चूज करेंगे, जिसमें हमारे पास बहुत सारे विकल्प हैं। हम लोग PCM ले सकते हैं, PCBM ले सकते हैं, हम लोग और क्या ले सकते हैं, हम लोग और क्या ले सकते हैं, PCB ले सकते हैं, हम लोग कॉमर्स ले सकते हैं। कॉमर्स में भी हमारे पास दो चॉइस होती हैं, विद मैथ्स और विदाउट मैथ्स, या फिर हम लोग आर्ट्स ले सकते हैं। तो जैसे बेटा आप लोग जिंदगी की एक चॉइस को बना लेंगे, उसके बाद आप उस चॉइस को बदल नहीं सकते हैं, वैसे ही पोएट जो रास्ता अपने लिए एक बार चुन लेंगे, जो विकल्प वो अपनी जिंदगी में एक बार चुन लेंगे, वो उस विकल्प को वापस से नहीं बदल सकते हैं। जो रास्ता उन्होंने ले लिया वही उनकी आगे की जिंदगी के लिए जरूरी होगा, वही रास्ता उनकी जिंदगी के लिए आगे महत्वपूर्ण होगा। तो ये जो पोएम है बच्चों, ये बताती है रॉबर्ट फ्रॉस्ट की इस दुविधा के बारे में कि उन्हें कैसे मुश्किलों का सामना करना पड़ता है अपने उस डिसीजन को लेने में, और उनके सामने क्या क्या परेशानियां आती हैं, और वो किस तरीके से उन परेशानियों को ओवरकम करते हैं अपने इस डिसीजन को लेने के लिए, और एक रोड को यानी इन दो विकल्पों में से किसी एक को चूज करके आगे बढ़ जाते हैं। तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं हमारी आज की पोएम, द रोड नॉट टेकन। मैं बच्चों आप लोगों से चाहती हूं कि इस पोएम के साथ साथ आप इसकी हिंदी भी पढ़ते रहें, ताकि आप लोगों को ये पोएम को समझने में बिल्कुल भी परेशानी, दुख, दर्द, पीड़ा का एहसास ना करना पड़े। ठीक है बच्चों, तो पोएम शुरू होती है, टू रोड्स डाइवर्ज्ड इन अ येलो वुड। पोएट कहते हैं दो सड़कें एक पीले जंगल में बट रही थी। यहां पर दो सड़कें बच्चे, ये दो सड़कें जिंदगी की दो चॉइसेस को, जिंदगी के दो विकल्पों को दिखाती है। डाइवर्ज का मतलब होता है सेपरेट होना, सेपरेट होने का मतलब होता है बच्चों बटना, यानी दो अलग अलग हिस्सों के अंदर सड़कें बट रही थी इन अ येलो वुड, यानी कुछ इस तरीके की सिचुएशन थी। अभी रोड एक है, लेकिन एक पॉइंट पे आकर वो रोड दो अलग अलग हिस्सों के अंदर बट जाएगी। इन येलो वुड बच्चे, येलो वुड का मतलब यहाँ पर एक वन से है, एक फॉरेस्ट से है, कि वो रास्ता कहाँ जा रहा है, वो एक येलो वुड में जा रहा है, येलो फॉरेस्ट में जा रहा है। तो बेटा फॉरेस्ट येलो कब होता है? येलो होता है बच्चे जब ऑटम का सीजन आता है। ऑटम का सीजन का मतलब है जब पतझड़ का मौसम आता है तो हमारे पेड़ पौधे पीले पड़ जाते हैं। और यहाँ पर बच्चों ये ऑटम का सीजन हमें कंफ्यूजन, या हिंदी में जिसको हम लोग दुविधा कहते हैं, ये पोएट की उस दुविधा को दर्शाता है कि पोएट एक ऐसी सिचुएशन में था जहां पर उसके मन में दुविधा थी, जहां पर उसके मन में कंफ्यूजन थी कि करूं तो क्या करूं, रास्ता लूं तो कौन सा लूं, एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ। और पोएट कहता है कि मैं एक बारी में दोनों रास्तों पर नहीं चल सकता था। पोएट एक ही बारी में बच्चों दोनों रास्तों पर क्यों नहीं चल सकता था? बिकॉज इंसान एक है, इंसान एक बारी में दो अलग अलग चीजें नहीं कर सकता है, एक बारी में इंसान एक ही काम को करेगा। तो इसे क्योंकि मैं अकेला था तो मैं एक बारी में दोनों रास्तों पे नहीं चल सकता था। यानी पोएट के सामने बच्चों चॉइस थी कि वो दोनों में से कोई एक ही चीज को कर सकते हैं और दूसरा विकल्प उन्हें छोड़ना ही पड़ेगा। एंड टू बी वन ट्रैवलर, ही सेज, क्योंकि मैं एक अकेला व्यक्ति था, मैं क्योंकि एक अकेला यात्री था, तो लॉन्ग आई स्टूड। लॉन्ग आई स्टूड का मतलब है वेटेड और लॉन्ग,
उन्होंने बहुत देर तक इंतजार किया, उन्होंने बहुत देर तक इंतजार किया और बहुत देर इंतजार करते करते हुए वो सोच रहे थे कि मैं क्या करूं, मैं कौन सा रास्ता लूं, ये वाला रास्ता लूं या ये वाला रास्ता लूं, ये रास्ता लूंगा तो मेरी जिंदगी में क्या क्या होगा और ये वाला रास्ता लूंगा तो मेरी जिंदगी में क्या क्या होगा। यानी हमारे जो पोएट है बच्चों, वो यहाँ पर दो अलग अलग रास्तों के फायदे और नुकसान को अपने सामने भांपने की कोशिश कर रहे हैं। वो वहां देर तक खड़े होकर इस चीज को सोचने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं ये रास्ता लूंगा तो मेरी जिंदगी इस मोड़ पर निकल जाएगी और ये रास्ता लूंगा तो इस मोड़ पर निकल जाएगी। कहने को तो वो दो रोड्स हैं, लेकिन जो रोड को वो चुनेंगे वही उनकी जिंदगी का विकल्प होगा जो उन्हें एक रास्ते पर लेकर जाएगा। यानी उनकी जिंदगी का एक ऐसा डिसीजन होगा जो उनके आगे की जिंदगी को इफेक्ट करने वाला है। एंड लुक्ड डाउन एज फार एज आई कुड, ही सेज मैं जहां तक नजर गई मैं देखता रहा। लुक डाउन का मतलब बच्चों यहां पर लुक फार होता है, लुक फार, फार का मतलब होता है दूर तक। वो जितना दूर तक देख सकते थे उन्होंने उसको उतना दूर तक देखने की कोशिश करी। ही स्टार्टेड टू सी इट एज फार एज ही कुड, मतलब उनको था कि देख लो मैं ये रास्ता मुझे कहाँ तक लेकर जाता है, मेरे को पता तो लगे कि ये रास्ता जाएगा कहाँ तक, मेरी जिंदगी के डिसीजंस होंगे कैसे। विच मीन्स ही वॉज अनश्योर कि उनकी जिंदगी में क्या होने वाला है, व्हाट सॉर्ट ऑफ डिसीजन ही हैज टू टेक, और वो डिसीजन का क्या इम्पैक्ट, उस विकल्प का क्या असर उनकी जिंदगी पर पड़ेगा। तो ही वाज थिंकिंग, जितना दूर तक वो देख सकते थे कि बस पता लग जाए कि ये डिसीजन लूंगा तो क्या होगा। ये बिल्कुल वैसी ही बात हो गई बच्चों जब आप लोग अपनी क्लास 11th के लिए स्ट्रीम चूज करते हैं तो आप एक हद तक अपने फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर पाते हैं। यानी आपको ये पता है कि अब आप लोगों ने 11th में अपनी स्ट्रीम ले ली, मान लो आप लोगों ने साइंस लिया, आप साइंस को पढ़ेंगे, लेकिन आपको पता है कि आपकी स्कूल लाइफ तक कैसा जिंदगी जाने वाली है, कॉलेज में क्या होगा किसी को कुछ नहीं पता। यानी हम किसी भी चीज का अंदाजा एक हद तक लगा सकते हैं, उसके आगे हम उस चीज का अंदाजा नहीं लगा सकते। वैसे ही जो पोएट हैं वो यहाँ पर एक चीज का अंदाजा किसी पॉइंट तक लगा सकते हैं, उसके आगे उन्हें नहीं पता कि उनकी जिंदगी में क्या हो सकता है। टू वेयर इट वेंट इन दी अंडरग्रोथ, वो सिर्फ वहां तक चीजों को समझ पाए जहां तक वो हम कह सकते हैं घना जंगल, वो सिर्फ वहां तक देख पाए जहां तक उनकी नजरें गई। एक पॉइंट के बाद उनको सिर्फ घना जंगल दिख रहा था उन रोड्स के ऊपर, उसके अलावा कुछ नहीं। यहाँ पर एक घना जंगल बच्चों क्या दिखाता है, यहाँ पर एक घना जंगल या अंडरग्रोथ जो है ये पोएट की दुविधा को दर्शाता है कि पोएट बहुत दुविधा में थे कि अब मैं क्या करूं, मैं कहाँ जाऊं, मुझे कौन सा रास्ता चुनना चाहिए। बिकॉज वो चीजों को सिर्फ एक हद तक समझ पा रहे थे, उसके आगे उन्हें नहीं पता कि क्या होगा और क्या नहीं। अब वो कहते हैं प्रस्तुत पंक्तियों में कवि रॉबर्ट फ्रॉस्ट अपनी एक यात्रा का वर्णन करते हैं जिसमें वे जिस घने जंगल के मध्य से होकर गुजरते हैं। जंगल में अधिकांश पेड़ों के पत्ते पीले पड़ चुके हैं, यानी मोस्टली पेड़ पौधे जो है उनके पत्ते पीले पड़ चुके हैं, जिसकी वजह से जंगल पीले रंग का दिखाई दे रहा है, जिसको यहाँ पर बच्चों वो लोग येलो वुड बोलते हैं। और मैंने आप लोगों को बताया है कि येलो वुड उनकी जिंदगी में कंफ्यूजन को या दुविधा को दिखाता है। कवि इस घने जंगल में आगे बढ़ा चला जाता है और एक वक्त ऐसा आता है कि जब रास्ते दो भागों में बंट जाते हैं, यानी सड़क इस तरीके से हो जाती है, दोनों ही रास्ते घनी जंगली झाड़ियों से घिरा हुआ दिखाई देते हैं और यह निर्णय लेखक के लिए बहुत ही कठिन हो जाता है कि वह कौन सा रास्ता चुने और कौन सा नहीं, क्योंकि वह केवल एक ही रास्ते पर चल सकते हैं। इंसान एक तो वो अपनी जिंदगी का डिसीजन फैसला भी एक ही ले सकता है। इसलिए यह लेखक की दुविधा की घड़ी थी, क्योंकि लेखक दोनों रास्ते ही एक जैसे लग रहे थे, क्योंकि लेखक को लग रहा था कि ये दोनों के दोनों रास्ते जो है बच्चों वो बिल्कुल बराबर है, उन दोनों में खास कोई अंतर उन्हें समझ में नहीं आ रहा था। जब हमें दो चीजें बराबर लगती है ना, तब हमें उन दोनों में से किसी एक को चूज करना, उन दोनों विकल्पों में से किसी एक को चुनना भी बच्चों हमारे लिए बहुत कठिन हो जाता है। जैसे यहाँ पर पोएट के लिए दोनों में से किसी एक रास्ते को चुनना बहुत ही ज्यादा कठिन हो गया था। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं स्टोरी में आगे क्या होता है।
देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर। तो इसे तब मैंने दूसरी सड़क ली और वह उचित भी था। तो उन्होंने बोला कि मेरे पास चॉइस थी ना कि मैं दोनों में से कौन सी रोड लूं, तो मैंने दूसरी रोड ले ली क्योंकि मुझे वो भी सही लगी। ठीक है, क्योंकि सेज मुझे वो भी उचित लगा कि देखो भैया मेरे हाथ में डिसीजन है कि मैं कौन सी रोड लूं, तो मुझे लगा कि यार दूसरी रोड ले लेता हूं क्योंकि पहली पर तो सब चलते हैं, तो क्यों ना कुछ डिफरेंट किया जाए, क्यों ना दुनिया से हट के चला जाए, क्यों ना भेड़ चाल को छोड़ो और अपना एक अलग रास्ता बनाओ। तो पोएट ने सोचा कि देखो चॉइस तो मेरे पास है ना, मैं यहां तो जिंदगी जी लूं बाकी लोगों जैसे आम जिंदगी, ठीक है, कि जिस रास्ते पे वो चलते हैं मैं भी भीड़ भड़क के अंदर बिल्कुल भेड़ चाल में उन्हीं रास्ते पे चल पड़ूं, या मैं वो रास्ता लूं जो मुझे दूसरा सही लगता है। इसलिए मैं दूसरा रास्ता क्यों नहीं ले सकता, क्योंकि मैं अपनी मेंटोस जिंदगी जीना चाहता हूं, मैं दूसरा रास्ता लूंगा। तो हमारे पोएट ने यहाँ पर दूसरा रास्ता लिया क्योंकि वो कहते हैं कि मुझे दूसरा रास्ता भी उतना ही अच्छा लगा जितना पहला लगता है। तो इसलिए उन दोनों के लिए वो दोनों रास्ते इक्वल थे, इक्वल वे, रोड्स वर इक्वल, उनके लिए वो दोनों रोड्स जो थी वो इक्वल थी। वो कहते हैं भैया मेरे लिए दोनों रास्ते बराबर है, मैं सेकंड ले लेता हूं, मेरा मन कर रहा है मैं दूसरे रास्ते पे चलूंगा। एंड परहैप्स हैविंग द बेटर क्लेम, और वो कहते हैं उसका चुने जाने का अधिकार भी अधिक था क्योंकि उस पर अच्छा ठीक है, अब वो कहते हैं क्योंकि उनका कहना यह था कि वो जो दूसरी रोड है बच्चों, इट हैड बेटर क्लेम, यानी इट हैड बेटर चांसेस। वो देखकर पोएट को कुछ ऐसा लग रहा था जैसे कि मान लो वो दूसरी रोड ज्यादा अच्छी है। उनको ये लग रहा था कि यार अगर मैं ये दूसरी रोड ले लेता हूं तो मेरी जिंदगी शायद और अच्छी हो जाएगी क्योंकि ये रोड बहुत ही अच्छी सी लग रही है, इसकी अपॉर्चुनिटी बहुत ही बढ़िया लग रही है। तो यहां पर जैसे बच्चों वो कहते हैं एंड परहैप्स हैविंग अ बेटर क्लेम, यानी वो रोड को चूज करना चाहते थे जो उनको लगता है कि हाँ ये रोड चूज करके तो भैया मेरी जिंदगी अच्छी होने वाली है। उनको लग रहा था कि वो शायद जो सेकंड रोड है वो उन्हें बेटर अपॉर्चुनिटी देगी, बेटर चांसेस देगी, बेटर मौके देगी जिंदगी को अच्छा बनाने के लिए। इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वियर। अब वो दूसरी रोड क्यों चुनते हैं, क्योंकि वो उन्हें देखने में बड़ी अच्छी लग रही थी। ठीक है, देखने में अच्छी, अब देखने में अच्छी क्यों लग रही थी, देखने में अच्छी बच्चे इसलिए लग रही थी क्योंकि वो रोड बहुत ज्यादा ग्रासी थी। ग्रासी का मतलब है उस रोड पे बहुत ज्यादा घास थी और वो इतनी सारी घास देखकर वो रोड उन्हें बड़ी सुंदर लग रही थी और उनका मन कर रहा था कि यार क्यों ना मैं इसी रोड को ले लूं और क्यों ना इसी रोड पे ट्रैवल किया जाए और इस रोड पे ट्रैवल करके इसी को एक्सप्लोर करते हैं। दूसरा वो कहते हैं बच्चों इस रोड को देखकर लग रहा था जैसे मानो इट वॉन्टेड वियर, यानी वो कहते हैं वह सड़क भी का प्रयोग नहीं हुआ था, वह कहते हैं वह सड़क भी प्रयोग होना मानती थी या चाहती थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो रोड उन्हें खुद इनवाइट कर रही है, वो रोड उन्हें आमंत्रण दे रही है कि आओ और चलो मेरे ऊपर। तो यहाँ पर बच्चों आप लोग इस वांटेड वियर के मतलब को ये मान सकते हैं कि वो रोड चाहती थी कि कोई उस पर चले और उसे खराब करे। ऐसा लग रहा था उस रोड को देखकर कि जैसे मान लो कि कोई चाहते हैं कि कोई इंसान उस रोड पे चले और उसको खराब करे, क्योंकि बेटा वियर का मतलब होता है खराब करना। तो वो चाहती थी रोड की जैसे कि कोई चलो और मेरे ऊपर मुझे बर्बाद कर दो। तो पर यहाँ पर बच्चों पोएट को वो रोड देखने में अच्छी लग रही थी और सिर्फ अच्छे देखने के चक्कर में ही वो उस रोड पर निकल पड़े। Though as for that passing there had warned them about really the same, लेकिन वो कहते हैं जब वो उस रोड पर चले, ठीक है, जब चले वो कहते हैं लेकिन जब मैंने उस सेकंड रोड को ले लिया और जब मैं उस सेकंड रोड को लेकर चला तब मुझे रियलाइज हुआ both had been worn out the same, दोनों के दोनों बराबर तरीके से ही खराब करा गया था, दोनों एक ही तरीके से प्रयोग हुई गई थी। लेकिन पोएट को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि मानो पहली रोड बहुत ज्यादा चली हुई है और दूसरी रोड पे ज्यादा लोगों ने नहीं चला है। लेकिन पोएट की गलतफहमी कब दूर होती है, जब वो उस रोड पर चलने लगते हैं और रोड पर चल के उन्हें रियलाइज होता है कि दूसरी रोड भी ऐसी ही थी, पहली वाली सिर्फ दिखने में अच्छी थी लेकिन हाल इसका भी बिल्कुल वैसा ही है जैसा दूसरी रोड का था। यानी उन्हें तब रियलाइज होता है कि चॉइसेस दोनों बराबर थी, यानी जो परेशानियां मैं इस रोड को चलते हुए फेस कर रहा हूं वैसी ही कुछ परेशानियां मैं दूसरी रोड को चलते हुए भी फेस करता। तो यहां पर बच्चों पोएट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज को हाईलाइट करते हैं और वो ये बताते हैं
कि हमारी ज़िंदगी में ऐसी सारी चीज़ें होती हैं, ऐसे बहुत सारे डिसीजंस होते हैं जो हमें देखकर लगता है कि यार ये बहुत मुश्किल है, ये डिसीजन शायद हम लोग नहीं कर पाएंगे या ये हमसे नहीं होगा। हम लेकिन जब उस चीज़ को कर लेते हैं, जब हम उस चीज़ में अपनी चॉइस बना लेते हैं, जब उस चीज़ में आगे बढ़ जाते हैं, तब हमें रियलाइज़ होता है कि इसके अंदर तो बड़ी सारी कठिनाइयाँ हैं, बहुत सारी परेशानियाँ हैं। कुछ अच्छी चीज़ें तो हैं, लेकिन साथ ही साथ उस रोड पे ट्रैवल करने के साथ कुछ बुरी चीज़ों का भी सामना हम लोगों को करना पड़ता है। यानी जो भी डिसीजन आप लेंगे उसके साथ साथ कुछ मुश्किलें भी आपको सहनी पड़ेंगी। अब आप अपनी स्ट्रीम लेंगे, आप आर्ट्स लें, आप साइंस लें, आप कॉमर्स लें, कुछ भी लें, लेकिन कुछ परेशानियां तो सब में आने वाली हैं। वो परेशानियों का सामना तो हमें करना ही पड़ेगा। दौरे पर खड़े होकर कवि दोनों ही रास्ते को भली भांति देखता है, समझने के लिए कि कौन सा रास्ता लूं और कौन सा नहीं लूं, और वह निर्णय करता है कि दूसरे रास्ते पर वह जाएगा। और वह रास्ता कभी अपने लिए सही लग रहा था, क्योंकि उस रास्ते में अभी भी लंबी लंबी घासें, हरी भरी घास उसे उगी हुई दिखा रही थी। यानी अब घास बेटा कहाँ पर ज्यादा होगी? अगर मैं आपके सामने दो रास्तों की बात करूं तो ज्यादा घास कौन से वाले रास्ते पे होगी, या घास उगती कौन से रास्ते पे है? वो रास्ता जिसपे ज्यादा लोग चले नहीं होते। ज्यादा घास कौन सी जगह पे होगी? जहां पर ज्यादा लोग चले नहीं होते। तो पोएट के सामने बच्चों दो रास्ते थे, दो विकल्प थे। एक तो वो रोड जिसपे बहुत लोगों ने ट्रैवल किया है, यानी जिंदगी की भेड़ चाल में वो भी अगर उनका हिस्सा बन जाए तो वो भी उसी रोड को ट्रैवल करेगा। और दूसरी तरफ बच्चों उसके पास एक ऐसी रोड है जिसपे ज्यादा लोगों ने अभी वॉक नहीं किया है, क्योंकि वो रोड पे अभी ग्रास है, यानी उस रोड पे इतनी ज्यादा घास उगी हुई है लंबी लंबी, जो ये दर्शाती है, जो ये दिखाती है कि ज्यादा लोगों ने उस रास्ते को नहीं लिया होगा। अब क्या रीजन हो सकता है बच्चों लोगों ने उस ज्यादा रास्ते को नहीं लिया होगा? हो सकता है कि वो दूसरा रास्ता जो बेटा सेकंड रोड है, हो सकता है वो बहुत ही चुनौतीपूर्ण हो। ठीक है, हो सकता है कि वो जो दूसरी रोड है वो बहुत ही चुनौतीपूर्ण हो, उस रोड पे बड़ी सारी कठिनाइयां हो सकता है वो रोड बहुत ही मुश्किल हो चलने के लिए, और पोएट अभी उन कठिनाइयों का सामना करना चाहते हैं। उन्हें शायद समझ में नहीं आया कि वो रास्ता कैसा होगा, और वो उन कठिनाइयों को इग्नोर करते हुए, नजरअंदाज करते हुए आगे बढ़ गए। उस रास्ते पर अभी तक कोई नहीं गुजरा था, जबकि दूसरे रास्ते पूरा बंजर दिखाई दे रहा था, जिसका मतलब यह है कि उस रास्ते से बहुत सारे यात्री पहले से ही गुजर चुके थे। और जब यात्री इस रास्ते से गुजरे तब उन्हें पैरों की घास दब चुकी थी, इस वजह से वह रास्ता बंजर दिखाई पड़ रहा था। इसलिए कवि को दूसरा रास्ता खुद के लिए बेहतर विकल्प लगा। उन्हें लगा कि यार मैं ऐसा रास्ता क्यों लूं जिस पे लोग चले हैं। वो कुछ अलग करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने उस दूसरे रास्ते को अपने लिए चुन लिया। अभी तक उस रास्ते पर कोई भी यात्री गुजरा नहीं था, लेकिन यहाँ पर बच्चों हम लोग कह सकते हैं कि हमारे जो पोएट हैं वो बहुत ही डेयरिंग हैं, वो बहुत ही एडवेंचरस हैं। उन्हें ऐसे चुनौतीपूर्ण काम करना बहुत अच्छा लगता है, या शायद उन्हें समझ में नहीं आया कि जो चीज़ वो कर रहे हैं वो सही है या नहीं। उन्हें बस वो चीज़ अच्छी लगी देखने में, उन्हें वो दूसरी सड़क अच्छी लगी और वो बिना सोचे समझे ही उस रोड पे निकल पड़े। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले। अब पोएट बताते हैं कि वो दोनों रोड्स उनके सामने उस दिन बिल्कुल बराबर थी। वो बताते हैं कि वो दोनों रोड्स उन्हें उस दिन एकदम बराबर दिख रही थी अपनी आंखों के आगे, और उन्हें दिख रहा था कि शायद इन रोड्स के अंदर कोई खास अंतर नहीं है। उनके आगे दे रोड्स वर इक्वली ले, यानी उनके लिए बच्चे बहुत ही टफ चॉइस हो गई थी। काफ़ी मुश्किल हो गया था दोनों रोड्स में से किसी एक को चुनना, क्योंकि उनके सामने वो दोनों रोडें बिल्कुल बराबर थी। वो दोनों विकल्प उनके आगे बिल्कुल बराबर थे, और उन दोनों विकल्प में से उन्हें अपनी ज़िंदगी के लिए क्या चुनना था और कौन से विकल्प को अपनाना था, ये उनके लिए एक बहुत बड़ा चॉइस, एक बहुत ही टफ काम बनकर उनके सामने आया था। वो श्योर नहीं थे कि कौन सी रोड लेनी चाहिए, क्योंकि दोनों रोड्स बराबर थी। तो जब दो चीज़ें बराबर हैं तो हमारे लिए भी चूज करना मुश्किल हो जाता है। अब जैसे बच्चे मेरे लिए अगर मैं बात करूं तो कॉमर्स विदाउट मैथ्स और ह्यूमैनिटीज बराबर थी, लेकिन मेरे को दोनों में से किसी एक को चूज करना था, ये सोचते हुए कि मेरी जिंदगी के लिए क्या बेटर रहेगा, और मैंने ह्यूमैनिटीज को चूज किया। In leaves no step had trodden black। बहुत बहुत जरूरी लाइन बच्चे, यहां पर मैं इसको अलग से एक बार आप लोगों को लिख के समझा देना चाहती हूँ। In leaves no step had trodden black का मतलब क्या है? वो यहाँ पर यह बताना चाहते हैं कि इंसान जब पत्तों पर चलता है
ठीक है, कि इंसान जब पत्तों पर चलता है, वो भी जब गिरे हुए पत्तों पर चलता है, तो पत्तियां काली पड़ने लग जाती हैं। और पत्तियों का काला पड़ना इस चीज का संकेत होता है कि लोगों ने उस पत्तियों पर पैर रखा और पत्तियों को कुचल दिया, जिसकी वजह से पत्तियां काली पड़ गई। और जो इस रास्ते की पत्तियां बच्चों काली होंगी, इसका मतलब यह है कि बहुत सारे लोग उस रास्ते से चले होंगे, क्योंकि लोग चले, उन पत्तियों को अपने पैरों के नीचे कुचला, जिसकी वजह से वो पत्तियां काली हो गई हैं। तो वो कहते हैं इन लीव्स no step had trodden black। इस लाइन का अर्थ क्या है? मैं हिंदी में लिख रही हूं। इस लाइन का अर्थ है कि जब इंसान जब व्यक्ति पत्तियों पर पैर रखकर, मैं इसको इंग्लिश में भी लिख दूंगी, रखकर कुचलता है, तब वह काली पड़ जाती हैं। ठीक है, यह काली पत्तियां किस चीज का संकेत है? यह काली पत्तियां यह दर्शाती हैं कि अनेक लोग उस रास्ते से गुजरे होंगे, कि बहुत सारे लोग जो हैं बच्चों उस रास्ते को चुन के उसके ऊपर से गए होंगे। अब इसका इंग्लिश का मतलब क्या है, मैं आप लोगों के लिए वो भी लिख देती हूं। थ्रू दीज लाइन्स द पोएट wants to tell that when people step on green और येलो लीव्स, किसी भी पत्ती पर ग्रीन और येलो लीव्स, it starts to turn black। वो पत्तियां जो होती हैं वो धीरे धीरे काली पड़ने लग जाती हैं। दिस ब्लैकनिंग ऑफ लीव्स, ये पत्तियों का काला पड़ना, shows that many people, बहुत सारे लोग, many people must have traveled from that रोड, कि बहुत सारे लोगों ने उस रोड पे ट्रैवल किया होगा। तो ये बच्चों इस लाइन का इंग्लिश हिंदी दोनों मैंने आप लोगों को दे दिया है, ताकि आप लोगों को आंसर में भी इसको बनाने में कोई दिक्कत ना हो। वो कहते हैं लीव्स नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक, तो इसे कोई भी पेड़ की, कोई भी रास्ते पे पत्तियां काली नहीं थी, विच मीन्स वो कहते हैं कि उस रास्ते पे ज्यादा लोग नहीं चले थे। Oh, I kept the first one for another day। वो कहते हैं मैंने अपनी पहली रोड को दूसरे दिन के लिए रख दिया। लेकिन बेटा ये चीज तो एक्चुअल में पॉसिबल ही नहीं है, ये तो बेटा बिल्कुल ही नामुमकिन बात है कि आपने पहली रोड को दूसरे दिन के लिए रख दिया। क्या आप ऐसा कर सकते हैं कि आज आप आर्ट्स ले लें और बोलें कि नहीं यार अब मैं साइंस अगले साल पढ़ूंगा? ऐसा नहीं होता है। यानी जो रास्ता आपने एक बार चुन लिया, जो विकल्प आपने अपने लिए एक बार चूज कर लिया, पसंद कर लिया, अब आप उस विकल्प से हट नहीं सकते। जो आपने डिसीजन ले लिया है उस डिसीजन से आप मुकर नहीं सकते। अब जो होगा वो आपको उसी तरीके से झेलना पड़ेगा, उसी तरीके से रहना पड़ेगा। तो वो कहते हैं ओ आई केप्ट द फर्स्ट वन फॉर अनदर डे, तो इसे मैंने दूसरी रोड को, पहली रोड को किसी और दिन के लिए रख दिया। लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता। आप जिंदगी में एक बारी में एक ही चॉइस ले सकते हो, आप डिसीजन को डिले नहीं कर सकते, आप अपने डिसीजन को लेट नहीं कर सकते।
एक बार जो होना है वो होकर रहना है, आप उसको रोक नहीं सकते। Yet knowing how way leads on to the way, he says, मैं ये चीज को जानता था कि कैसे एक रास्ता दूसरे रास्ते की तरफ जानता है, मेरे को संदेह था, हाँ जानते हैं कि एक रास्ता आगे से आगे निकल जाता है। अब जिंदगी में बच्चों आपने कुछ डिसीजन लिए, अब वही डिसीजन आगे से आगे आपकी जिंदगी में आते रहेंगे। मान लो आपने अपने 10th क्लास में अपनी स्ट्रीम चूज करी, स्ट्रीम चूज करने के बाद आप अपने 11th-12th में गए, आपने अपने 11th-12th के एग्जाम दिए, 11th-12th के एग्जाम के रिजल्ट के ऊपर आप लोगों को कॉलेज मिलेगा। कॉलेज में आपने पढ़ाई करी, कॉलेज में पढ़ाई करने के बाद आपने अच्छा स्कोर किया, कॉलेज के अच्छा स्कोर करने के बाद अब आप कहाँ जाएंगे, अब आप जॉब के लिए जाएंगे, जॉब में आपने पैसा कमाया, शादी हुई, शादी के बाद बच्चे हुए, फैमिली आगे बढ़ी। क्या आपके पास वापस से चॉइस होगी कि आप आओ और अपनी स्ट्रीम को ही बदल दो? जी नहीं, यानी वो चॉइस हमारे पास नहीं है। हमारी जिंदगी का लिया हुआ एक डिसीजन, हमारी जिंदगी का लिया हुआ एक फैसला, वही हमारी जिंदगी में आगे कंटिन्यू होता जाता है। आपको आपकी जिंदगी बार बार फैसले बदलने के मौके नहीं देती। तो पोएट कहते हैं मैं ये चीज जानता था, मैं इस चीज से रूबरू था कि एक बार जो मैंने अपनी डिसीजन ले लिया, एक बार जो फैसला मैंने कर लिया, उस फैसले को मैं वापस से बदल नहीं सकता। एक डिसीजन जो मेरी लाइफ का ले लिया गया है वो वापस हटाया नहीं जा सकता। आई डाउटेड इफ आई शुड एवर कम बैक, ही सेज, मेरे मन में इस चीज का संदेह जरूर रह गया कि क्या मैं कभी वापस आ पाऊंगा। तो बच्चे ये चीज आप लोग भी जानते हैं कि जिंदगी में लिया जाने वाला कोई भी डिसीजन वापस नहीं हो सकता। जिंदगी का लिए जाने वाला कोई भी डिसीजन हम लोग रिवर्स नहीं कर सकते। इवन आप लोग जो मुझे आंसर हमारी आज की क्लास में देंगे, आप शायद उस आंसर को भी वापस रिपीट ना कर पाए। आप लोग वापस रिकॉर्डेड लेक्चर जरूर देख सकते हैं, वापस से देखोगे, लेकिन आप लोगों ने एक बार जो आंसर चूज कर दिया वो आंसर अब आपके साथ रहेगा। आप उस आंसर को बार बार बदल नहीं सकते। यानी छोटी छोटी चीजों में भी जिंदगी में लिए जाने वाले कुछ डिसीजंस, कुछ फैसले ऐसे होते हैं जो एक बार ले लिए तो वो वापस बदले नहीं जा सकते। कभी दौरे में खड़े होकर यह सोच रहा होता है कि कौन से रास्ते में जाना है और कौन से रास्ते में नहीं, कि तभी फिर कभी इस परिणाम में पहुंचता है कि आज के दिन वह एक अकेला यात्री है जो जंगल में इतनी दूर तक पहुंच पाया है और दोनों ही रास्ते एक जैसे में पैरों के ताजा निशान अर्थात पत्तों के कुचले जाने के निशान दिखाई नहीं दे रहे हैं। यानी दोनों रोड्स बराबर हैं, यानी ज्यादा लोग अभी इन रास्तों के ऊपर चल के नहीं गए हैं। उसके पास मौका है कि वो जो चाहे रास्ते को अपने लिए चुन सकता है। और फिर कभी दूसरे रास्ते में जाने का फैसला करते हुए यह सोचता है कि वह पहले रास्ते से फिर कभी और चला जाएगा, जबकि उसे ये बात भले भांति पता है कि वह इस जंगल में दोबारा आएगा या नहीं, उसे खुद नहीं पता। और फिर कभी को यह भी ज्ञात है कि जंगल के रास्ते किसी भूल भुलैया की तरह होते हैं और कौन सा रास्ता कहाँ मिलेगा किसी को नहीं पता, या फिर दोनों रास्ते आगे जाकर मिले हो या नहीं वो भी किसी को नहीं पता। अर्थात एक बार कोई चुना हुआ रास्ता लेने पर वह दोबारा उस जगह पर पहुंच पाएंगे या नहीं, ये बात हमारे पोएट को पता थी कि वापस नहीं हो सकती है। यानी जिंदगी का लिया जाने वाला एक फैसला एक बार जो ले लिया गया है, आप उस फैसले को बदल कर उस फैसले पे वापस नहीं आ सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ बच्चों यहाँ तक आप लोगों को स्टोरी समझ में आई होगी। किसी का कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब पहुंचते हैं हम हमारे पोएम के लास्ट पैराग्राफ में। वो कहते हैं आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साई। यहाँ पर बेटा साई का मतलब होता है गहरी लंबी सांस छोड़ना, गहरी लंबी सांस छोड़ना थक के। तो पोएट बहुत ही थक कर एक गहरी लंबी सांस छोड़ते हैं और कहते हैं कि अब मैं आपको एक बड़े ही कुछ इस मूड से बताता हूं। तो यहाँ पर बच्चों वो जो साय करते हैं, साय करने का मतलब होता है जो गहरी सांस लेते हैं, ये शायद उनकी जिंदगी की उस थकान को दिखाता है कि जो रास्ता उन्होंने लिया वो रास्ता आसान तो नहीं था। क्योंकि अगर उस रास्ते पर कोई भी इंसान पहले नहीं चला है, अगर उस रास्ते पर लोगों ने चला ही नहीं है, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि पोएट ने उस रास्ते को ले लिया हो और उस रास्ते में कठिनाइयाँ इतनी
कठिनाइयों का सामना ना करना पड़ा हो, ऐसी चीज बहुत मुश्किल है। तो पोएट अपने उस जिंदगी के उस रास्ते को लेकर शायद थक जाते हैं, या जो परेशानियां उन्होंने उस रास्ते को लेकर फेस करी वो एक काफी ही लंबी गहरी सांस के साथ बताते हैं कि एक समय हुआ करता था कि मैंने उस रास्ते को चुना और वही रास्ते ने मेरी जिंदगी में सारा बदलाव लाया है। अब हमें नहीं पता कि वो बदलाव अच्छा है या बुरा है, लेकिन पोएट कहते हैं कि हाँ, वही रास्ता था जिसने उनकी जिंदगी को बिल्कुल ही बदल कर रख दिया। समवेयर एजेस एंड एजेस हेंस, तो इसे आगे आने वाले कुछ सदियों सालों के बाद मैं इस बात को लोगों को बताऊंगा कि टू रोड्स डाइवर्ज्ड इन अ वुड, कि एक समय था जब मेरे सामने दो रास्ते थे और दोनों निकल रहे थे, एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय, उन्होंने वो रास्ता लिया जिस पे ज्यादा लोग नहीं चले थे। यानी हम ये कह सकते हैं वो बहुत ही डेयरिंग थे, वो रिस्क टेकर थे, और शायद उन्होंने बहुत ही जल्दीबाजी में डिसीजन ले लिया, उन्हें वो रोड अच्छी लगी और वो चल पड़े उस रोड के ऊपर, क्योंकि वो कहते हैं कि वो बहुत थक गए। तो यानी इंसान कब थकता है? जब उसे परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो हो सकता है कि हमारे पोएट को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा, जिसके बाद वो बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस। एंड पोएट कहते हैं जो दूसरा रास्ता उन्होंने चुना, वो जो दूसरा विकल्प उन्होंने लिया, उन्होंने उस विकल्प ने ही उनकी ज़िंदगी में सारा बदलाव लाकर रखा है। अब हमें नहीं पता बच्चों कि वो बदलाव अच्छा है या बुरा है, वो बदलाव अच्छा है या बुरा है वो हमें नहीं पता। वो इनफैक्ट पोएट भी नहीं बता पा रहे हैं कि मेरी ज़िंदगी में उस चीज़ का जो इम्पैक्ट है, जो असर है, वो अच्छा है या बुरा। वो खुद कंफ्यूज है कि क्या होना चाहिए, लेकिन वो ये कहते हैं कि हाँ, जो मैंने किया या जो रोड मैंने ली, मेरी ज़िंदगी आज उसी का ही एक फल है। वो रोड ने ही मेरी ज़िंदगी में सारे डिफरेंसेस लाए हैं, वो अच्छे हैं या बुरे हैं हमें भी नहीं पता, लेकिन पोएट कहते हैं कि वही सब चीज़ों ने ही मेरी ज़िंदगी को बिल्कुल ही बदल कर रख दिया है। यहाँ पर पोएट बच्चों हमें एक बहुत ज़रूरी लेसन देते हैं ज़िंदगी का, कि अपने लिए हुए डिसीजंस, अपने पसंद किए हुए विकल्पों की जिम्मेदारी इंसान की खुद होती है। इंसान के द्वारा लिए जाने वाले चॉइस, उनकी जो जिम्मेदारी है वो इंसान की खुद होती है। उसका अच्छा, उसका बुरा, उसके साथ मेहनत, उसके साथ जो भी दुख दर्द परेशानी अच्छाई जो भी आती है वो इंसान को खुद झेलनी पड़ती है। कोई भी इंसान जिंदगी की कोई भी चॉइस अगर लेता है तो उसका अच्छा या बुरा सबसे ज़्यादा वही फेस करेगा, आसपास वाले भी करेंगे, लेकिन उस चीज़ का जो डायरेक्ट असर है वो इंसान खुद लेता है। तो पोएट यहाँ पर हमें ये तो नहीं बता पाते कि उनकी ज़िंदगी अच्छी है या बुरी, लेकिन वो अंत इस बात पे ज़रूर करते हैं कि इंसान को अपनी ज़िंदगी में लिए जाने वाले चॉइसेस का, अपनी ज़िंदगी में लिए जाने जो विकल्प हैं, जो चीज़ें वो करते हैं, उनकी जिम्मेदारी खुद लेनी पड़ती है। तो आइए बच्चों, एक बार इस पोएम से हमने क्या सीखा, इसका सेंट्रल आइडिया, इसका मूल, इसका जो मूल्य है वो भी हम लोग एक बार कर लेते हैं। पहली चीज बच्चों जो ये हमें सिखाती है ये पोएम, वो ये है, लाइफ गिव्स यू चांसेस बट नॉट मैनी चॉइसेस। कि जिंदगी आपको मौके तो बहुत देती है, लेकिन उतनी बारी आप चीजों को चुन नहीं सकते हो। जिंदगी के अंदर मौके तो बहुत मिलते हैं, लेकिन चॉइसेस नहीं मिलती। भगवान आपको 10 चीजों में से चूज करने का मौका देंगे, लेकिन पसंद आपको एक ही करना पड़ेगा। मौके तो बहुत हैं, लेकिन आपके डिसीजन लिमिटेड हैं। दूसरा, अपने लिए गए फैसलों की जिम्मेदारी हमारी है। We have to accept the goods and bads of our डिसीजन। हमारी जिंदगी में चूज किए जाने वाली चीजों का अच्छा या बुरा हमें खुद झेलना पड़ता है। ये पोयम बेटा हमें एक और चीज सिखाती है, कोई भी निर्णय, कोई भी फैसला या निर्णय जल्दीबाजी में मत लो।
पोएट को वो जगह अच्छी लगी तो उसने वो डिसीजन ले लिया। डोंट टेक हैस्टी डिसीजन। हैस्टी का मतलब होता है जल्दीबाजी में। डोंट टेक हैस्टी डिसीजन। जल्दीबाजी में किए जाने वाले काम हमेशा नुकसान के होते हैं। हमारी हिंदी में भी एक कहावत है कि जल्दी का काम शैतान का काम होता है। तो हमेशा सोच समझ के, सूझबूझ के साथ अपना डिसीजन लेना चाहिए। और जो भी आपकी जिंदगी में है, एक्सेप्ट लाइफ द वे इट इज। एक्सेप्ट योर लाइफ, एक्सेप्ट योर लाइफ। जैसी जिंदगी है उसकी वैसी ही इज्जत कीजिए। मैं उम्मीद करती हूँ बच्चों यहाँ तक आप लोगों को ये पोएम समझ में आई होगी। इसका सेंट्रल आइडिया, मूल्य भी आप लोगों को क्लियर होगा और यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट नहीं है, चीजें एकदम क्लियर हैं। तो बच्चों हमारी पोएम में ना कुछ पोएटिक डिवाइसेस भी यूज करे गए हैं जिनको मैं अभी आपके साथ एक बार डिस्कस कर लेना चाहती हूँ। तो यहाँ पर ना बच्चों हमारे पास जो पोएटिक डिवाइसेस हैं वो लिखे गए हैं। सबसे पहला है बच्चों प्रतीकवाद। प्रतीकवाद का मतलब होता है सिंबोलिज्म। सिंबोलिज्म का अर्थ होता है व्हेन वी गिव अ सिंबल, व्हेन वी गिव अ सिंबल टू समथिंग। जब हम किसी भी चीज को कोई सिंबल की तरह प्रयोग करते हैं, जैसे यहां पर बच्चों रोड्स, यहां पर रोड्स, क्या एक्चुअली रोड्स के बारे में बात हो रही थी? उन रोड्स से मिलती जुलती बात की जा रही है हमारी जिंदगी में की जाने वाली चॉइसेस की, यानी हमारी जिंदगी में लिए जाने वाले फैसलों की बात की जा रही है जो हम अपनी जिंदगी में लेते हैं। ठीक है बच्चों, दूसरा पोएटिक डिवाइस जो आप लोगों को आज की इन पोएम की लाइनों में देखने को मिल रहा है वो है अनुप्रास। तो अनुप्रास बेटा कौन सा पोएटिक डिवाइस होता है? अनुप्रास एक ऐसा पोएटिक डिवाइस होता है जिसके अंदर कुछ वर्ड्स के जो लेटर्स होते हैं वो रिपीट होते हैं हमारे सेंटेंस की स्टार्टिंग के अंदर। कुछ वर्ड्स रिपीट होते हैं सेंटेंस की स्टार्टिंग के अंदर। जैसे मान लीजिए मैं आपको एक एग्जांपल देती हूं, मैंने लिखा स्वीट एंड स्मार्ट सैम। तो यहां पर ये जो एस वर्ड है ये बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, ऐसे अलंकार को हम लोग क्या कहते हैं? ऐसे अलंकार को बच्चों हम लोग कहते हैं अनुप्रास अलंकार, या इंग्लिश में जिसको कहा जाता है एलिटरेशन। यानी जब हम कोई भी वर्ड को रिपीट करते हैं बार बार उसको सुंदर सा मीनिंग देने के लिए। जैसे हमारे पास वांटेड वियर के अंदर बच्चों WW बार बार रिपीट हो रहा है, दो दैट में ये TH की जो साउंड है ये रिपीट हो रही है। तो ये एग्जाम्पल किसका है बच्चों? ये अनुप्रास का एग्जाम्पल है। वैसे ही हमारे पोएम में बच्चों एक और पोएटिक डिवाइस यूज हो रहा है और जिस पोएटिक डिवाइस का नाम है एनाफोरा। एनाफोरा का मतलब क्या होता है बेटा? एनाफोरा का मतलब होता है रेपिटेशन ऑफ वर्ड। जब आप किसी भी पोएम के अंदर एक ही पैराग्राफ में या 2-3 पैराग्राफ में एक ही वर्ड को रिपीट करते हैं, उसको और सुंदर बनाने के लिए, डिफरेंट मीनिंग को दिखाने के लिए, उसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? उसको हम लोग कहते हैं एनाफोरा। यहां पर मैं आप लोगों को अगर दिखाऊं तो हमारी दूसरी, तीसरी और चौथी लाइन के अंदर, दूसरी, तीसरी और चौथी लाइन के अंदर ये एंड और एंड बार बार प्रयोग हो रहा है। और ये 3 बारी का एंड बच्चों हमें क्या दर्शाता है? ये 3 बारी का एंड हम लोगों को यहाँ पे अलग अलग मीनिंग्स को दर्शाता है। और वो अलग अलग मीनिंग्स क्या है वो मैं बता दी कि पहले एंड आई वॉज अ लोन ट्रैवलर। ये एंड जो है ये उसको और सुंदर बनाने के लिए पोएम को यूज किया जाता है, डिफरेंट मीनिंग्स को बताने के लिए यूज किया जाता है। और लास्ट पोएटिक डिवाइस बच्चों जो हमारे पोएम में यूज किया गया है उसका नाम है पुनरावृत्ति, जिसको इंग्लिश में हम लोग रेपिटेशन कहते हैं। तो रेपिटेशन का मतलब बेटा क्या होता है? एनाफोरा में वर्ड रिपीट होते हैं वर्ड्स, रेपिटेशन में रिपीट ऑफ सेंटेंसेस। इसके अंदर क्या रिपीट होते हैं भैया? इसमें रेपिटेशन होती है पूरे के पूरे सेंटेंसेस की या फ्रेजेस की। तो अगर आपने नोटिस किया होगा बच्चों तो पोएम की स्टार्टिंग में भी 2 roads diverged in yellow wood, और तीसरी थर्ड लास्ट लाइन में भी लिखा है 2 roads diverged in yellow wood। तो यानी जब आप लाइन की रिपीटेशन करते हो तो उसको हम लोग कहते हैं पुनरावृत्ति या रेपिटेशन। जब आप सेंटेंसेस या लाइन की रेपिटेशन करते हो, जब आप वर्ड्स की रेपिटेशन करते हो तो उसको कहा जाता है एनाफोरा या एनाफोरा। नहीं, एनाफोरा। ठीक है बच्चों, अब आते हैं हम लोग हमारी आज की क्लास से कुछ सवालों पे, और लास्ट की लाइन के अंदर हमने इसको ऊपर ले जाते हैं। हाँ,
पहला सवाल है बच्चों, व्हाट इज द डिलेमा ऑफ द पोएट। डिलेमा का मतलब होता है कंफ्यूजन, यानी उसने किस चीज के अंदर कंफ्यूजन हो रही थी। आप लोग वीडियो को पॉज कर सकते हैं और इसका आंसर सोच सकते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने वीडियो को पॉज कर लिया होगा और इसका आंसर सोच लिया होगा। तो बच्चों ऑप्शंस थे, वेदर ही विल बी एबल टू कम बैक टू द सेकंड रोड और नॉट, वेदर ही विल गेट टाइम फॉर हिमसेल्फ, कि उसको अपने लिए समय मिलेगा या नहीं, वेदर ही विल बी सक्सेसफुल या वेदर ही विल बी एबल टू वॉक। तो बच्चों हमारा पोएट जो था उनके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल था, एक ही कंफ्यूजन थी कि आज जो रास्ता वो जिंदगी में चूज कर रहे हैं तो क्या उन्हें उस रास्ते को वापस चलने का मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर ए बच्चों इस क्वेश्चन का सही जवाब है, जो ये बताता है कि पोएट एक कंफ्यूजन में थे कि कौन सी डिसीजन उनकी जिंदगी में क्या फल लाने वाला है। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। What does the poet's decision of taking the less traveled road signify? Signify का मतलब होता है शो। तो पोएट का जो डिसीजन था, पोएट का जो फैसला था कम चली जाने वाली रोड को लेने का, वो पोएट के बारे में बच्चों हमको क्या दर्शाता है, उससे हमें पोएट के बारे में क्या पता लगता है। पोएट्स रिस्क टेकिंग हैबिट, एरोगेंस ऑफ द पोएट, पोएट्स क्यूरियोसिटी, क्यूरियोसिटी का मतलब होता है बच्चे जिज्ञासा, या पोएट्स नेग्लिजेंस, नेग्लिजेंस का मतलब होता है नजरअंदाजी। और एरोगेंस का मतलब होता है अहंकार। तो हमें क्या पता लगता है कि पोएट ने जो लेस ट्रैवल्ड रोड ली वो पोएट की क्या दिखाता है, पोएट का रिस्क टेकिंग हैबिट, उसकी एरोगेंस, उसकी क्यूरियोसिटी या उसकी नेग्लिजेंस। तो बच्चों आप लोग इस वीडियो के आंसर को ढूंढने के, इस क्वेश्चन के आंसर को ढूंढने के लिए अपने वीडियो को पॉज कर सकते हैं एक बार समझने के लिए कि इस क्वेश्चन का क्या उत्तर हो सकता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने वीडियो को पॉज कर लिया होगा और आंसर भी सोच लिया होगा। तो बच्चों इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है पोएट की रिस्क टेकिंग हैबिट, कि पोएट रिस्क लेने से पहले डरा नहीं, उसने बहुत जल्दीबाजी में अपना डिसीजन ले लिया। तो यहाँ पर एक और वर्ड हम लोग बच्चों पोएट के लिए यूज कर सकते हैं और वो वर्ड है डेयरिंग, कि हमारा पोएट बहुत ही डेयरिंग था जो डिसीजन उन्होंने लिया। What does the choice of the road signify? ये जो रोड्स है बच्चों ये क्या चीजें दिखाती हैं, टू मेनी थिंग्स, टू पाथ, टफनेस ऑफ अ चॉइस या नन। तो बच्चों इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है टफनेस ऑफ अ चॉइस, यानी एक रास्ते को चुनने के साथ जो मुश्किलें हमारे सामने आती हैं कि हमें क्या लेना चाहिए, कौन सा रास्ता लेना चाहिए, कौन सा नहीं लेना चाहिए, मुश्किलें ऑफ द चॉइस ऑफ डिसीजन इन लाइफ, जो भी रास्ता आप चुनते हैं, जो भी विकल्प आप चुनते हैं, उसके साथ क्या क्या परेशानियों का सामना आपको करना पड़ सकता है। Where does the poet find himself? On a road, on a bus, on a muddy road या फिर on a fork? तो बेटा on the road, on a bus, on a muddy road या fork। तो बेटा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है fork। अब क्यों fork? अब fork का मीनिंग क्या होता है वो समझ लो। तो जब भी बच्चे जब भी दो रोड्स बट रही होती हैं तो ये वाला जो हिस्सा होता है, द पार्ट फ्रॉम वेयर द रोड्स डिवाइड, ये वो हिस्सा बच्चे जहां से रोड्स डिवाइड होती हैं उसको फोर्क कहा जाता है। तो पोएट ने अपने आप को कहां पाया, उसने अपने आप को एक फोर्क पे पाया, एक ऐसे पॉइंट पे पाया जहां से वो रोड्स दो अलग अलग हिस्सों में बट रही थी। What does the poet's long stare at the path signify? Long stare का मतलब होता है बच्चों देर तक देखना। पोएट ने जो दोनों रोड्स को देर तक देखा, वो क्यों देखा? The time taken by the people to decide in making a choice, जो समय लोग लेते हैं कोई भी डिसीजन को लेने से पहले। पोएट का नेचर के लिए प्यार, idling away of time यानी समय को वेस्ट करना, टाइम वेस्ट या रिलैक्सेशन आवर्स। इस क्वेश्चन का जवाब बच्चों आप लोग मुझे देंगे, जल्दी से मुझे इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। तो बच्चों इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। पोएट बहुत देर तक अपने रास्ते को देखता रहता है, सोचता रहता है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। जो ये चीज दिखाता है कि लोग जब लाइफ में डिसीजन लेते हैं तो बहुत सोच समझ के, ठीक है, बहुत ही ज्यादा सोच समझ के सलाह मशवरा करके ही अपने जिंदगी के डिसीजंस लेते हैं, जो कि अच्छी भी चीज है, जिसमें कुछ बुरा नहीं है। आप अपने लाइफ के डिसीजन को सोच के समझ के लेंगे तो डेफिनेटली वो डिसीजन अच्छा होगा। जल्दीबाजी में किया हुआ काम कभी भी फायदा नहीं देता है।
तो इसी के साथ बच्चों हमारा ये लेक्चर हो जाता है खत्म, और मैं उम्मीद करती हूँ आपको सब कुछ समझ में आया होगा। इसी के साथ बच्चों आप लोगों को एक डीपीपी मिल जाएगी इस चैप्टर की, डेली प्रैक्टिस पेपर मिल जाएगा, तो जरूर उस प्रैक्टिस पेपर को कीजिए, देखिए कि पोएम आपको कितनी समझ में आती है। मुझे कमेंट बॉक्स में आप लोगों के कोई भी डाउट्स, ठीक है बच्चों, अगर आप लोगों के कोई भी डाउट हैं तो वो मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स में अपने डाउट्स, अपने सजेशंस, या आपको पोएम में कोई चीज समझ में नहीं आई है या आपको लेक्चर कैसा लगा ये बताते हुए मेरे को कमेंट जरूर करना। अब बच्चों हम लोग मिलेंगे हमारी अगली क्लास के अंदर और करेंगे एक और इंटरेस्टिंग और नए चैप्टर को। तब तक के लिए बच्चों पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय एवरीवन।